नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक ठाकुर स्वागत करता हूं इको शास्त्र की एक और वीडियो के साथ। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द इनकम मेथड ऑफ द नेशनल इनकम। तो सबसे पहले इनकम मेथड, जिसे हम फैक्टर्स पेमेंट मेथड भी बोलते हैं। फैक्टर्स पेमेंट क्योंकि इस मेथड में आप ये पढ़ेंगे कि जो फर्म्स हैं, जब वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, आप जानते हैं कि वी हैव द 4 डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। तो जब फर्म्स उन्हें पे करती हैं तो उनके लिए वो इनकम होता है। तो दैट्स व्हाई दिस मेथड इज कॉल्ड द इनकम मेथड। जिसने रिसीव किया और जिसने पे किया, दैट इज अ फर्म, तो उनके लिए इसे कंसीडर किया जाता है फैक्टर्स पेमेंट मेथड। तो थ्रू द इनकम मेथड हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, तो मैंने यहाँ पर राइट डाउन किया हुआ है एंड दैट इज अ फॉर्मूला। जैसा कि आपने किया था फ्रॉम द वैल्यू एडेड मेथड, आपके पास जीडीपी एमपी आता है। सिमिलरली फ्रॉम द इनकम मेथड हमारे पास आएगा एनडीपी एट एफसी। आप फुल फॉर्म ऑलरेडी जानते हैं, दैट इज द नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, जिसे हम डोमेस्टिक इनकम भी बोलते हैं। तो ये निकाला कैसे जाता है, तो यहाँ पर आपको 3 चीजों को ऐड करना होता है। जिन 3 चीजों को ऐड करके हमारे पास आएगा एनडीपीएफसी। द फर्स्ट वन इज नोन एज द कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, जहां पर आप अपने एम्प्लॉयज को किसी भी तरीके से कॉम्पनसेट करते हैं, दैट इज द पार्ट ऑफ द कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। मैंने शॉर्ट फॉर्म में इसे राइट डाउन किया COE। द सेकेंड वन इज द ऑपरेटिंग सरप्लस, और ऑपरेटिंग सरप्लस अपने बिजनेस को ऑपरेट करने से जो आपको सरप्लस यानी कि बेनिफिट्स मिलता है। तो इसमें हम लेबर को छोड़कर बाकी सारे फैक्टर्स की बात करेंगे। लाइक आप लैंड की बात करोगे, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप, और उन सबको जो पेमेंट की जाएगी दैट इज कम्स अंडर द ऑपरेटिंग सरप्लस। शॉर्ट फॉर्म में आप उसे OS बोल सकते हैं। थर्ड एंड द लास्ट पार्ट इज नोन एज द मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। तो मैंने यहाँ पे लिखा मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। आप जानते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड जो अपना खुद का बिजनेस कर रहे होते हैं, तो यहाँ पर मेनली हम 2 लोगों की बात करेंगे। जो भी स्मॉल बिजनेसमैन होते हैं वो, और जो अनइनकॉर्पोरेटेड एंटरप्राइजेस होते हैं हम उनकी बात करेंगे। तो दैट्स इनकम इज नोन एज द मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। ऐसा क्यों कहा जाता है, तो एट द एंड ऑफ द क्लास में आपको बताऊंगा। सबसे पहले जब आपने इन 3 चीजों को ऐड किया तो आपके पास आया एनडीपी एट एफसी। आई रिपीट अगेन, COE प्लस OS प्लस MI, और इन तीनों को ऐड करके हमारे पास आया एनडीपीएफसी, और हम इसे लिख सकते हैं सम ऑफ फैक्टर इनकम, क्योंकि सारे फैक्टर्स को पे करने का जो सम है दैट इज द एनडीपीएफसी। आप उसे डोमेस्टिक इनकम भी बोलते हैं। तो मैं यहाँ पर अब आपको बताता हूं कि इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, क्योंकि जैसे हमने पहले की क्लासेस में भी किया हुआ है कि कंपोनेंट्स जानना जरूरी है, तो आज की क्लास में हम इनके कंपोनेंट्स की बात करते हैं। द फर्स्ट वन मैंने राइट डाउन किया अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। कई लोगों की माइंड में डाउट होता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेजेस एंड सैलरीज एंड द कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। तो देखिए, कॉम्पनसेशन वर्ड एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है एज कंपेयर टू वेजेस एंड सैलरीज। आज की जनरेशन में, आज के टाइम पर जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो अपने एम्प्लॉयज को पे करती हैं बहुत सारे तरीके से। वो उन्हें वेजेस एंड सैलरीज भी देते हैं, वो उन्हें अदर बेनिफिट्स भी देते हैं, वो उन्हें प्रोविडेंट फंड्स वगैरह भी देते हैं। तो दैट्स व्हाई कॉम्पनसेशन टर्म एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है एज कंपेयर टू द वेजेस एंड सैलरीज। तो हमने कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज को 3 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया। मैंने फर्स्ट इसका सब पार्ट लिखा है, दैट इज द वेजेस एंड सैलरीज इन कैश। मैंने ब्रैकेट में इसे लिखा हुआ है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। आप अपने एम्प्लॉय को इन टर्म्स ऑफ कैश कुछ भी पे करेंगे, दैट कम्स अंडर दिस कैटेगरी। सिमिलर ऑर्डर, द नेक्स्ट वन इज द वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड। काइंड का मतलब अदर देन कैश होता है, जिसके बारे में अभी बताता हूं। एंड द थर्ड वन इज द सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय द एम्प्लॉयर। आपके एम्प्लॉयर ने, आपके ओनर ने जो भी कंट्रीब्यूशन किया आपके लिए, दैट इज द पार्ट ऑफ दिस वन। तो रिमेंबर, 3 चीजों को हमने ऐड किया। द फर्स्ट वन इज द वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, wages and salaries in kind, and the third one is the social security contribution by the employer.
तो सबसे पहले मैं मेंशन करता हूं कि वेजेस एंड सैलरीज इन कैश का मतलब क्या होता है। तो आई ऑलरेडी मेंशन कि ऑल द मॉनेटरी बेनिफिट्स, आप अपने एम्प्लॉयज को जो भी मॉनेटरी बेनिफिट्स देते हैं, लाइक आप उन्हें वेजेस एंड सैलरीज देते हैं, अब वो कैश की फॉर्म में भी हो सकता है, चेक की फॉर्म में भी हो सकता है। सो ऑल दीज आर द पार्ट ऑफ द मॉनेटरी बेनिफिट्स। इसके अलावा हम उन्हें कमीशन दे सकते हैं, हम उन्हें बोनस दे सकते हैं और हम उन्हें डीए दे सकते हैं, दैट इज द डीएनएस अलाउंसेस। आप जानते होंगे कंपनीज के अंदर एम्प्लॉयज को डीए दिया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ द इन्फ्लेशन, तो वो भी इसी का पार्ट कंसीडर किया जाता है। द सेकेंड वन आपके पास आएगा वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड, और काइंड का मतलब होता है अदर देन कैश। आप अपने एम्प्लॉयज को नॉन मॉनेटरी टर्म्स में जो बेनिफिट्स देते हैं, मैंने आपको कैश तो नहीं दिया लेकिन उसकी जगह मैं आपको बेनिफिट्स दे रहा हूं, दैट इज कॉल्ड नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं तो रेंट फ्री अकोमोडेशन, आज की डेट में कई कंपनीज अपने एम्प्लॉयज को अकोमोडेशन देती हैं, उन्हें रहने के लिए घर देते हैं, लेकिन उनसे रेंट चार्ज नहीं करते। तो याद रखिएगा कंपनी आपको बेनिफिट्स दे रही है, दैट इज द रेंट फ्री अकोमोडेशन। सिमिलर ऑर्डर में आपको लोन की जरूरत है, तो सम ऑफ द टाइम आपकी कंपनी इंटरेस्ट फ्री लोन आपको देती है, तो याद रखना ये बेनिफिट आपको मिला, तो दैट इज कॉल्ड द इंटरेस्ट फ्री लोन। सिमिलर ऑर्डर में बहुत सारे और बेनिफिट्स आपको मिल जाते हैं, लाइक आपको कैश फैसिलिटीज दी जाती है कंपनीज की तरफ से, जो मैनेजर पोस्ट होते हैं कंपनीज उन्हें कार देती है। इसी तरीके से कंपनीज आपको मील देती है, कंपनीज आपको ड्रेस देती है, कंपनी आपको मेडिकल बेनिफिट्स देती है, कंपनी आपको एजुकेशनल बेनिफिट देती है। तो ऑल दीज बेनिफिट्स आर द पार्ट ऑफ वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड। कैश के अलावा कुछ भी मिलेगा, दैट इज द काइंड। तो हम बात करते हैं सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर की। आपके एम्प्लॉयर ने आपके फ्यूचर से रिलेटेड जो भी कंट्रीब्यूशन आज किया है, हम उसकी बात करेंगे। लाइक मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया अबाउट द प्रोविडेंट फंड। हम यहाँ पर बात करते हैं लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम की, हम यहाँ पर बात करेंगे पेंशन ऑन रिटायरमेंट की, जो भी करंट ईयर में आपका रिटायरमेंट का पेंशन बनता है, हम बात करेंगे ग्रेचुइटी की। तो these are the parts of the social security contribution by the employer जो आपके पास आएगा। एग्जामिनेशन पर्पस में डीप लेवल क्वेश्चन जब आपसे पूछा जाता है तो आपको इसका एक आइडिया होना चाहिए, दैट्स व्हाई मैंने मेंशन किया। तो these are the components of the COE। इन अ सिंपल वर्ड्स अगर आप याद रखना चाहते हैं तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, सबसे पहले कैश कितना मिला, इन काइंड कितना मिला, और मैं आपके फ्यूचर के लिए क्या कर रहा हूं। तो ध्यान दीजिएगा अभी कितना मिला, आपको बेनिफिट्स क्या दे रहा हूं और आपके फ्यूचर के लिए क्या कर रहा हूं, दैट इज द पार्ट ऑफ द COE। इन द सेम ऑर्डर हम यहाँ पर मेंशन करने के लिए जा रहे हैं ऑपरेटिंग सरप्लस। एंड द ऑपरेटिंग सरप्लस जहां पर लेबर को लीव करके और फैक्टर्स को जो सरप्लस मिला, दैट इज द ऑपरेटिंग सरप्लस। तो हमने इसे टू पार्ट्स में डिवाइड किया, वन इज द इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड द सेकेंड वन इज द इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। तो प्रॉपर्टी से जो इनकम आप अर्न करते हैं, तो प्रॉपर्टी से हम तीन तरीके से इनकम अर्न कर सकते हैं। तो मैंने इसे सब डिवाइड किया इन रेंट, रॉयल्टी एंड द इंटरेस्ट। आप जानते हैं आपकी प्रॉपर्टी के बेसिस पर आपको रेंट मिलता है। तो आपने पूछा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द रॉयल्टी। रॉयल्टी भी रेंट का ही एक पार्ट होता है, लेकिन रॉयल्टी किसके बेसिस पर मिलता है। अगर मैं आपको एक सिंपल वर्ड्स में समझाऊं तो जब आप अपनी गुडविल को मार्केट में सेल करते हैं, उस गुडविल से जो आप रिसीव करते हैं, दैट इज कॉल्ड अ रॉयल्टी। इसका मतलब क्या है, लेट्स सपोज कीजिए कि अगर हम मैकडी की एक फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं और हम भी एक आउटलेट ओपन करना चाहते हैं बर्गर के लिए, तो ऑब्वियस सी बात है मेरे पास जो कस्टमर आता है वो किसकी रेप्यूटेशन की वजह से आ रहा है, मैकडी। दैट्स व्हाई मुझे मैकडी को हमेशा रॉयल्टी पे करनी पड़ती है, एंड दीज आर कॉल्ड रॉयल्टी। रॉयल्टी भी रेंट का ही एक पार्ट कंसीडर किया जाता है, और मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन पेपर में रेंट एंड रॉयल्टी एक ही हेडिंग्स के अंदर दिया जाता है। सिमिलर ऑर्डर में इंटरेस्ट आपके पास आता है, जो आप कैपिटल आपने इन्वेस्ट किया उस पर जो इंटरेस्ट आपको मिलेगा, दैट इज अ पार्ट ऑफ दिस वन। तो ध्यान दीजिएगा इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, रेंट, रॉयल्टी एंड इंटरेस्ट। The last one that is the income from entrepreneurship, जहां पर अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से आपको प्रॉफिट मिलता है। तो यहाँ पर ऑपरेटिंग सरप्लस हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। हम इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में ऐड कर सकते हैं इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप को,
या फिर आप रेंट में ऐड कर सकते हैं रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट, तो भी आपके पास ऑपरेटिंग सरप्लस आएगा। पर अगर क्वेश्चन पेपर में प्रॉफिट्स ना गिवन हो तो हम प्रॉफिट्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? बहुत ही सिंपल सा तरीका है, आपको क्वेश्चन पूछना है खुद से कि अगर एक कंपनी के पास प्रॉफिट आता है तो उस प्रॉफिट का करता क्या है। तो देखिए, सबसे पहले प्रॉफिट का एक परसेंटेज हमें गवर्नमेंट को एज अ टैक्स पे करना पड़ता है, एंड दैट इज नोन एज द कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स। तो मैंने यहां पर मेंशन किया सीपीटी, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, जिसे आप कॉर्पोरेशन टैक्स भी बोल सकते हैं। इन द सेम ऑर्डर, हमारे बिजनेस के अंदर जिन शेयर होल्डर्स ने इन्वेस्टमेंट किया है, हमें उन्हें प्रॉफिट का एक परसेंटेज देना पड़ता है, एंड दैट इज कॉल्ड द डिविडेंड। डिविडेंड का मतलब होता है परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट जो आप अपने शेयर होल्डर्स को देते हैं। एंड द लास्ट वन, कुछ पैसा कंपनीज अपने लिए बचा लेती हैं, जिसे हम रिटेन्ड अर्निंग्स भी बोलते हैं। रिटेन्ड का मतलब ही होता है बचाकर रख लेना। यू कैन ऑल्सो कॉल द अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। प्रॉफिट का वो हिस्सा जो डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं हुआ, दैट इज द अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। और सम ऑफ द टाइम इसे सेविंग्स ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर्स भी बोला जाता है। तो दीज आर द पार्ट जिसकी हम यहाँ पर बात करते हैं। सो आई रिपीट अगेन द फर्स्ट वन, द फॉर्मूला ऑफ द इनकम मेथड इज द एनडीपीएटएफसी। कैसे फाइंड आउट करेंगे? तीन चीजों को ऐड किया आपने, सीओई प्लस ओएस प्लस एमआई। सीओई इज द कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। कैसे आएगा? तो आप जानते हैं तीन चीजों को ऐड करना है, wages and salaries in cash, wages and salaries in kind, social security contribution by the employer. In the same order, OS is the operating surplus. कैसे आएगा? तो हम income from property में ऐड कर सकते हैं income from entrepreneurship. अदरवाइज हम रेंट प्लस रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट करके भी ऑपरेटिंग सरप्लस फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट मेंशन नहीं है तो प्रॉफिट के लिए हम तीन चीजों को ऐड करेंगे। वन इज द सीपीटी, जिसका मतलब होता है टैक्स ऑन प्रॉफिट। द नेक्स्ट वन इज द डिविडेंड, जिसका मतलब शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट का जो परसेंटेज दिया जाएगा, एंड द लास्ट वन इज द रिटेन्ड अर्निंग्स। एक और चीज, द थर्ड वन आपके पास आया था, एंड दैट इज द एमआई, मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। और मैंने आपको बताया था कि जो छोटे बिजनेसमैन होते हैं या जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग होते हैं, उनकी इनकम को हम एक ही जगह कैटेगराइज करते हैं, दैट इज कॉल्ड एमआई। तो इसका नाम मिक्स इनकम क्यों है? देखिए, मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। लेट्स सपोज मैं एक ट्यूशन सेंटर ऑपरेट करता हूँ जहां पर मैं अपने ही घर में ट्यूशन पढ़ाता हूँ। तो लैंड यहाँ पर मेरा है, एज अ लेबर यहाँ पर सर्विसेज मैं ही प्रोवाइड करता हूँ, तो लेबर भी मैं हूँ। अपनी क्लासेस के लिए जो भी इन्वेस्टमेंट करना है, जो भी एक्सपेंडिचर करता हूं, मैं खुद ही करता हूं, तो कैपिटल भी मेरा ही है। और अल्टीमेटली जब सारा डिसीजन मैं ही ले रहा हूं तो एंटरप्रेन्योरशिप भी मैं ही हूं। इन शॉर्ट, यहां पर अपनी ट्यूशन के अंदर ऑल फोर फैक्टर्स मैं ही प्रोवाइड कर रहा हूं। लेट्स सपोज कीजिए कि इन फोर फैक्टर्स को प्रोवाइड करने से मुझे 1 लाख रुपीस रिसीव होता है। तो क्या मैं इस 1 लाख को डिफरेंट पार्ट्स में कैटेगराइज कर सकता हूं? आपने कहा इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि क्या मैं ये डिसाइड कर सकता हूं कि मुझे अपनी प्रॉपर्टी को कितना रेंट देना है? क्या मैं ये डिसाइड कर सकता हूं कि एज अ लेबर मेरी टीचिंग सर्विसेज की क्या सैलरी होनी चाहिए? क्या मैं ये डिसाइड कर सकता हूं कि मेरी इन्वेस्टमेंट पर, मेरे कैपिटल पर मुझे कितना इंटरेस्ट मिलना चाहिए? और क्या मैं ये डिसाइड कर सकता हूं कि अल्टीमेटली मेरा प्रॉफिट कितना है? तो ये काफी डिफिकल्ट टास्क हो जाता है, क्योंकि रेंट मुझे देना नहीं है, वेजेस मुझे रिसीव नहीं करना क्योंकि सारे पैसे मेरे ही हैं, इंटरेस्ट मैं अपने ही पैसे पर देने नहीं वाला हूं, तो दैट्स व्हाई मैं प्रॉफिट भी कैटेगराइज नहीं कर सकता। यानी कि ये पर्सन अपनी टोटल इनकम को डिफरेंट हेड्स में डिवाइड नहीं कर सकता। तो मैं सिंपल वर्ड्स में यहां पर लिख सकता हूं, कैन नॉट सेग्रीगेट इन डिफरेंट हेड्स। तो मे भी आपको लिखा हुआ समझ में आएगा, तो मैंने लिखा कैन नॉट सेग्रीगेट इन डिफरेंट पार्ट्स। अब इसी के बेसिस पर हम इनकम मेथड के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, तो ध्यान से आप इन क्वेश्चंस को देखिए। तो ये दो क्वेश्चन आपके पास हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें यहां पर आपसे पूछा गया है, कैलकुलेट द जीएनपीएमपी फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन।
तो अभी आपने इनकम मेथड किया, एनडीपीएफसी कैसे फाइंड आउट किया जाता है। क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं कि जीएनपी एमपी हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप जानते हैं पहले हम एनडीपीएफसी फाइंड आउट करेंगे एंड आफ्टर दैट हम बेसिक फॉर्मूला से उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर चलिए सॉल्व करते हैं। द फर्स्ट वन हमने यहाँ पे राइट डाउन किया एनडीपी एट एफसी, and as you know the formula of the NDP at FC is the COE plus OS plus MI. So the compensation of employees plus operating surplus plus mixed income. अब देखिए compensation of employees हमारे पास यहाँ पर निकालना है तो उसके तीन सब पार्ट्स थे. The first one wages and salaries, cash, kind, and the third one employers contribution. सबसे पहले क्वेश्चन में आपके पास wages and salaries दिया हुआ है, इसका मतलब ये कैश भी है और काइंड भी है, क्योंकि इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम इसे दोनों ट्रीट करेंगे. तो मैं ब्रैकेट यूज कर लेता हूं, मैंने लिखा 500 इज द वेजेस एंड सैलरीज. अब आपको क्या चाहिए, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, जो कंट्रीब्यूशन आपके ओनर ने किया है. तो ये भी हमारे पास मेंशन है, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम. तो आप समझ चुके होंगे ट्रिपल एस का मतलब, सो दैट इज 50. देन वी नीड द ऑपरेटिंग सरप्लस, और क्वेश्चन में ऑपरेटिंग सरप्लस आपको डायरेक्टली दिया हुआ है, दैट इज 900. एंड इन द सेम ऑर्डर द मिक्स इनकम, और मिक्स इनकम आपके पास है दैट इज 200. तो हम यहां से सॉल्व कर लेते हैं. तो ये आपके पास आ जाएगा 1650 करोड़. इसी तरीके से अब आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू द जीएनपी एट एमपी. सो राइट साइड पर आप लिखेंगे एनडीपी एट एफसी and now use the basic formula. तो जैसा कि आप जानते हैं नेट टू ग्रॉस हमें प्लस करना है डिप्रिसिएशन, डोमेस्टिक टू नेशनल हमें प्लस करना है एनएफआईए, और एफसी टू एमपी हमें प्लस करना होगा एनआईटी. तो मैंने यहाँ पे लिखा एनडीपी एट एफसी जो हमारे पास आया था 1650. डेप्रिसिएशन दैट इज आल्सो नोन एज द कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल हमारे पास गिवन है 50. देन आपको चाहिए एनएफआईए, वो भी डायरेक्टली दिया हुआ है -10. एंड द लास्ट वन इज द एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये भी हमारे पास डायरेक्टली गिवन है दैट इज 50. तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं यहां पर. तो दिस वन इज द 1740. सो दैट इज माय आंसर. कुछ इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं. नाउ इन दिस क्वेश्चन आपके माइंड में कुछ डाउट्स आ सकते हैं, तो मैं उन डाउट्स को क्लियर करता हूं. द फर्स्ट वन की ओल्ड एज पेंशन. मान लीजिए ओल्ड एज पेंशन की बात करते हैं तो दिस वन इज नॉट द पेंशन ऑन रिटायरमेंट, और फ्रॉम द इनकम मेथड हमें पेंशन ऑन रिटायरमेंट चाहिए होता है, ना कि ओल्ड एज पेंशन. तो ये आपका कभी भी काउंट नहीं होगा. सेम ऑर्डर, आपको ऑपरेटिंग सरप्लस पता था तो आपको डिविडेंड लेने की कोई जरूरत नहीं है, ना ही आपको प्रॉफिट से कोई मतलब होना चाहिए. चलिए तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कैलकुलेट द डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम. जैसा कि आप जानते हैं डोमेस्टिक इनकम इज द एनडीपी एट एफसी एंड द नेशनल इनकम इज द एनएनपी एट एफसी. तो मैं यहां पे निकालता हूं द फर्स्ट वन इज द एनडीपी एट एफसी एंड द फॉर्मूला इज अगेन द सीओई प्लस ओएस प्लस एमआई. So the compensation of employees इस क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली दिया हुआ है that is the 500. Now we have to find out the operating surplus, and in this question the operating surplus is the rent, royalty, interest and profits. तो हम ब्रैकेट यूज करते हैं. आपके पास रेंट गिवन है that is the 80, इंटरेस्ट गिवन है that is the 100 and profits गिवन है 210. इन दिस क्वेश्चन रॉयल्टी इज नॉट मेंशन, तो हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, हम छोड़ सकते हैं. हमने ब्रैकेट क्लोज किया. प्लस करना है मिक्स इनकम, और ये आपके पास गिवन है 250. तो आप इसे टोटल कर सकते हैं. सो दैट इज 1140. सेम ऑर्डर में अब आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं नेशनल इनकम एंड दैट इज द एनएनपी एट एफसी. तो आपने राइट डाउन किया एनडीपी एट एफसी, अगेन यूज द बेसिक फॉर्मूला डोमेस्टिक टू नेशनल, तो आप प्लस करेंगे एनएफआईए. सो द एनडीपी एट एफसी इज 1140 एंड द एनएफआईए इज -20. सो द आंसर इज 1120 करोड़. नाउ इन दिस क्वेश्चन आपके लिए क्या डाउट्स होगा, तो आप देखिए सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर टैक्स ऑन प्रॉफिट दिया हुआ है.
एंड दिस इज द पार्ट ऑफ द प्रॉफिट। तो अगर प्रॉफिट गिवन है तो हमें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। इन द सेम ऑर्डर एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन, ऑलवेज रिमेंबर एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन आता है, एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं आता, क्योंकि आपका कॉन्ट्रीब्यूशन तो आपका एक्सपेंडिचर है, वो आपकी इनकम नहीं है। दैट्स व्हाई यहाँ पर ऑलवेज रिमेंबर वी ओनली कंसीडर द एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, नॉट द एम्प्लॉयज। नाउ इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। धन्यवाद। आज की क्लास हम यहीं पर खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम लेकर आएंगे अबाउट द एक्सपेंडिचर मेथड। तब तक के लिए शुक्रिया।